हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग समान अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और यह उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित गतिविधियां हैं। तो कौन सा क्षेत्र जो है किस गतिविधि से संबंधित है उससे आपको सुमिलित करना है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, इसके अंतर्गत जो प्राथमिक संसाधन है उनके दोहन से जुड़ी गतिविधियाँ आती हैं, जैसे उत्खनन हो गया, कृषि कार्य, कच्चे तेलों का निष्कर्षण। ये सभी जो गतिविधियाँ हैं, सभी क्रियाएं जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो प्राथमिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी गतिविधियां जो हैं वो आपके आ जाएंगी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीय के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत भी सभी गतिविधि आती हैं जिसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, तो सेवाओं का जो आयात निर्यात होता है वह सभी किसके अंतर्गत आती हैं, वो आती हैं आपके तृतीय के क्षेत्र के अंतर्गत। और चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी आती हैं? चतुर्थ क्षेत्र की अगर हम बात करें, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा हो गया, खोज, जो अनुसंधान वगैरह, इन सब से जुड़ी जो गतिविधियां हैं वो सभी जो है आपके चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। पंचवें क्षेत्र के अंतर्गत जो आपके पंचम क्षेत्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था के सभी शीर्ष निर्णय से जुड़ी गतिविधियां, ये सभी जो है पाँचवें क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। मतलब नौकरशाही या फिर से शासन व्यवस्था से जुड़ी जो है दे इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये सभी जो है पाँचवें क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगी। तो इसका हो जाएगा आपका ये, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3 4 2 1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित बैंकिंग निम्नलिखित में से क्या है? जब वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग की गतिविधियां एक साथ होती हैं, जब बैंक थोक और खुदरा बैंकिंग की गतिविधियां एक साथ होती है, जब बैंक ऑनलाइन और ऑफलाइन बैंकिंग गतिविधियों का एक साथ होता है, या फिर जब वाणिज्यिक बैंक और बीमा गतिविधियां एक साथ होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब वाणिज्यिक, निवेश बैंकिंग, ये सभी गतिविधियां एक साथ होती हैं तो इसे मिश्रित बैंक की उपमा दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साथियों, अभी ये जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा रहा है और इस प्रैक्टिस सेट के बाद दृष्टि आईएएस या फिर सीधे आईएएस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए, सभी प्रैक्टिस सेट और प्रॉपर जो सिलेबस है अच्छे से तैयारी जो है कंप्लीट कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी की शुरुआत कब की गई थी? 2011, 10, 12 या फिर 14? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2010 ईस्वी में भारत में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की जो है वो शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक संपत्ति या सुरक्षा से संबंधित जोखिम कम करने के लिए एक निवेश है? हेजिंग, अटकलबाजी, अंतरपरण अर्थात ऑर्टिब्रेज या सट्टेबाजी? इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हेजिंग। हेजिंग प्रबंधन जोखिम वित्त के प्राथमिक कार्यों में से एक है। यह जोखिम प्रबंधन प्रतिकूल मूल्यों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिमों को कम करने पर बल देता है या उस पर बेस्ड होता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM 2003 में निर्धारित नहीं किया गया था? राजस्व घाटे का उन्मूलन, प्राथमिक घाटे का उन्मूलन, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर केंद्र सरकार का RBI से उधार लेना, या फिर GDP के प्रतिशत के रूप में किसी भी वित्तीय वर्ष में सरकारी गारंटी तय करना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक घाटे का उन्मूलन। यह जो है आपके राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो 2003 में आया था, जिसे FRBM अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्राथमिक घाटे का उन्मूलन करना। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ चालू किया गया? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का पहला जो एक्वा मेगा फूड पार्क है उसको जो है आंध्र प्रदेश में चालू किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के बाद यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? पद्मनाभम समिति, RH खान समिति, पहली नरसिम्हन समिति
या जो दूसरी बार नरसिम्हन समिति का गठन किया था उसके द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर एच खान समिति की अनुशंसा पर यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा अस्तित्व में आई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारतीय बुनियादी ढांचे में राजमार्गों को जोड़ा गया था? 5वीं, 6वीं, 7वीं या फिर चौथी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1974 से लेकर के 1979 था। इसी में जो है इसी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसे जोड़ा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी? मत्स्य पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, सुई निर्माण, व्हाइट कॉलर हैकिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1, 2, 1, 4, 5, 4, 5 या फिर से 1, 2, 3। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3। ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जैसे मत्स्य पालन हो गया, डेयरी हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, ये सभी किस में आ जाएंगे? ये सभी आ जाएंगे आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 5वीं, चौथी, छठी या फिर से रोलिंग प्लान के दौरान? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 से 74। ये जो है टाइम ड्यूरेशन चौथी पंचवर्षीय योजना का था और इसी के बीच 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद पुनः दोबारा जो है, और इस समय इंदिरा गांधी के समय किया गया था। उसके बाद पुनः जो है 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्टार्टिंग जो 1969 में किया गया था वो 14 बैंकों का, फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बुल तथा बियर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? विदेश व्यापार, बैंकिंग, शेयर बाजार या फिर वस्तु निर्माण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेयर बाजार से। ठीक है, बुल्स अर्थात बैल जो किसी को भी जब मारता है तो उठा करके फेंकता है, तो ये मार्केट में या फिर से शेयर बाजार में जो तेजी आती है उसे संदर्भित करता है, और बियर जो अपने पैरों से खींचता है, खींच करके नीचे गिराता है। ठीक है, तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था में मंदी की ओर इशारा करता है। ठीक है, तो बियर जो है यह मार्केट में डाउन की ओर इशारा करता है और बुल जो है मार्केट में बढ़ोतरी की ओर, उसे तेजी की ओर इशारा करता है, और यह दोनों किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? इसमें जो है भारत 107वें स्थान पे था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल हैंगर इंडेक्स इसी जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्स द्वारा संयुक्त रूप से इसे प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और ये भी पूछ लिया, अगर ये किया ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है या रिपोर्ट जो है कब से प्रकाशित किया जा रहा है, तो 2006 में इसे पहली बार प्रकाशित किया जा रहा है और तभी से जो है यह हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। और भारत जो है 2022 में 107वें स्थान पे था। अभी 23 में देखिए किस स्थान पे मिलेगा। मुद्रास्फीति मापने का निर्देशांक क्या है? थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ए और बी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों आधारों पर जो है मापा जाता है, जिसे एक को सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक को डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, और दोनों आधारों पर जो है मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब अर्थव्यवस्था में रोजगार निर्माण में कमी आती है तब स्थिति क्या होती है? मुद्रास्फीति की, मंदी की, तकनीकी विकास की या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदी की। अर्थव्यवस्था में रोजगार निर्माण में कमी अर्थात लोगों के पास पैसे की कमी। जब लोगों के पास पैसे की कमी होगी तो उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब जो क्षमता है कुछ खरीदने की, वो मार्केटिंग करने की जो क्षमता है वो कम होगी, और जब कम होगी तो मार्केट में जो सामान है वो बिकेंगे नहीं तो फिर उनका उत्पादन नहीं होगा, और वो मार्केट में वैसे के वैसे पड़े रहेंगे तो मार्केट में क्या आएगी? मंदी आएगी। ठीक है, तो जब रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो मार्केट में मंदी आती है, और जब लोगों को बहुत अधिक रोजगार मिलता है, उनके पास बहुत अधिक पैसा होता है, तब क्या होता है? तब मुद्रास्फीति बढ़ती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम गॉड हैं। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार एम.एस. स्वामीनाथन है। यहाँ बीज जो मंगाया गया था वो मैक्सिको से आयात किया गया था। हरित क्रांति सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा। आपको कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4 या फिर सभी।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो हैं सही हैं। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन जो है वह विलियम गॉड द्वारा किया गया था और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। बीज जो आया था मैक्सिको से आया था और सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत में रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग के माध्यम से क्रमशः कितना हो गया है? स्वचालित मार्ग से 49 और सरकारी मार्ग से 74, या स्वचालित मार्ग से 74, सरकारी मार्ग से 100, 51, 76 या 24, 49। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। देखिए, स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI है वह 74% हो गया और सरकारी मार्ग से 100% हो गया। तो इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, याद रखिएगा। रुपए की क्रय क्षमता से तात्पर्य क्या है? मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की क्रय की गई मात्रा, मुद्रा द्वारा मूल्यवान वस्तुओं का क्रय, मुद्रा द्वारा डॉलर का अधिक क्रय या उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की क्रय की गई मात्रा। अर्थात किसी भी रुपए की क्रय क्षमता मापने के लिए क्या किया जाता है? मान लीजिए जैसे डॉलर के परिप्रेक्ष्य में अगर रुपए की क्रय क्षमता को मापना है तो $1 में अमेरिका USA में कोई सामान खरीदेंगे और $1 में भारत में सामान खरीदेंगे। सेम सामान, ठीक है, जो सामान जो अमेरिका में खरीदेंगे वही सामान भारत में खरीदेंगे और देखेंगे कि $1 में अमेरिका में कितना वो सामान मिलता है और भारत में कितना सामान मिलता है। उस हिसाब से उस रुपए की जो है क्रय क्षमता आकी जाती है। और अगर रुपए की कम क्रय क्षमता भारत में आंकनी है तो वो देखा जाएगा कि $1 में भारत में हम क्या क्या खरीद सकते हैं और विश्व के अन्य देशों में $1 में हमें क्या क्या मिलता है, उसके अकॉर्डिंग जो है रुपए की क्रय क्षमता को मापा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? जनसंख्या का दबाव, भूजोत का छोटा आकार, सहकारी कृषि या पारंपरिक तकनीक का प्रयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी कृषि। यह जो है निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, जबकि जनसंख्या का दबाव यह एक कारण है, भूजोत का छोटा आकार ये भी, और पारंपरिक जो प्राचीन तकनीकी का उपयोग करते हैं वो भी एक कारण है। लेकिन सहकारी कृषि से उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। GDP की अवधारणा में निम्न ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत कौन से क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? विदेशों में स्थित दूतावास एवं सैनिक अड्डे, विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर, दो या दो से अधिक देशों के मध्य सीमा क्षेत्र, या फिर सामुद्रिक सीमा। सॉरी, इसका जो सही आंसर हो क्या होगा? 1, 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 4 या फिर 2, 3। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3। विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर और उसके साथ साथ 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा क्षेत्र, ये दोनों जो है आ जाएंगे। जवाहर योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने से, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने से, ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचा को सुदृढ़ करने से, या उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। सभी जो है जवाहर रोजगार या जवाहर योजना का उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसका जो शुरुआत किया गया था 1 अप्रैल 1989 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। NBFC के बारे में कौन सा कथन सही है? NBFC बिना बैंकिंग लाइसेंस के बैंक से संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं। NBFC प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों से पैसा जुटाती हैं। NBFC निर्दिष्ट क्षेत्र की ऋण जरूरतों को समय पर और लचीले तरीके के साथ पूरा करती हैं। NBFC की नियामक संस्था RBI है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, NBFC की नियामक संस्था RBI है। ठीक है सर, इसमें जो है कूट के हिसाब से आंसर का चयन करना है। तो जो ऊपर जो NBFC के बारे में जितने कथन दिए गए हैं वो सभी कथन NBFC के बारे में सही हैं, चारों कथन सही हैं। ठीक है, NBFC जिसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस वो कहा जाता है। ठीक है, कंपनी एक्ट, इसके गठन की अगर हम बात करें तो इसका गठन जो है कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग किया गया था। और NBFC को छाया बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह बैंक से जुड़ी बैंकिंग कार्य करती हैं, जैसे ऋण लेने का काम करती हैं कुछ NBFC जो होती हैं, लेकिन यह पूर्णतः बैंक नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिलिप वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? मुद्रास्फीति और गरीबी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, बेरोजगारी तथा गरीबी, या फिर से बेरोजगारी तथा भूखमरी।
इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। फिलिप वक्र जो है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है। जैसे फिलिप वक्र में क्या होता है कि एक तरफ मुद्रास्फीति बढ़ती है और एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती है। सामान्य शब्दों में अगर मतलब सामान्य समय में क्या होता है, उसमें ये होता है कि जैसे अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति कम होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो परचेज नहीं करेंगे, खरीद नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है, मुद्रास्फीति भी बढ़ती है और बेरोजगारी भी बढ़ती है। ठीक है, तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होता है वह संरचनात्मक होता है। ठीक है, संरचनात्मक वजह होता है जिसकी वजह से मुद्रास्फीति भी बढ़ती है और बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घ अवधियों के लिए ऋण दिया जाता है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई द्वारा अन्य ग्राहकों को या फिर अपने ग्राहकों को कम समय के लिए ऋण दिया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर आरबीआई अपने बैंकों को, मतलब जो अन्य बैंक होते हैं उन बैंकों को ऋण प्रदान करता है लंबी अवधि का। याद रखिएगा, जो बैंक दर पे ऋण मिलता है आरबीआई द्वारा वह लंबी अवधि का होता है, लंबे टाइम समय का होता है। ठीक है, और जो रेपो दर पे आरबीआई ऋण प्रदान करता है, ऋण प्रोवाइड करता है, वह लघु समय, कम समय के लिए होता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर के अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी सकल जमाओं का एक विशेष हिस्सा अपने ही पास सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में निवेश करके रखना होता है। सांविधिक तरलता अनुपात अर्थात एसएलआर, इसके अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक विशेष प्रतिशत आरबीआई के पास नगद स्वरूप में रखना होता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हैं। दोनों विकल्प गलत हैं। गलत कैसे हैं, देखिए इसमें जो एसएलआर कह रहा है, क्या कह रहा है कि यह आरबीआई के पास रखना होता है, जो कि गलत है। एसएलआर कुल जमा राशि की वह न्यूनतम जमा राशि होती है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से अपने पास रखते हैं। और सीआरआर कुल जमा राशि का या कुल पूंजी का वह हिस्सा होता है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखते हैं। तो याद रखिएगा, जो सीआरआर होता है वह आरबीआई के पास रखा जाता है और जो एसएलआर होता है वह बैंक अपने पास रखते हैं। ठीक है, वो बैंक के पास होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डियर मनी प्रिय धन का सही प्रभाव है। उधार सस्ता हो जाता है, उधार महंगा हो जाता है। उधार पर डियर मनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उधार लगभग शून्य हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उधार महंगा हो जाता है। इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। बैंक दर में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। तरलता में वृद्धि, ब्याज दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में कमी, या फिर से मुद्रास्फीति में कमी। बैंक दर में वृद्धि का मतलब होता है क्या, ब्याज दरों में वृद्धि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक दर अर्थात ये है कि जब बैंकों को जो आरबीआई से ऋण प्राप्त होता था और बैंक उस ऋण के बदले आरबीआई को जो ब्याज देते थे वह ब्याज क्या हो गया, महंगा हो गया। और जब बैंक को जो ऋण प्राप्त होगा उस पर ब्याज महंगा हो जाएगा, तो बैंक जो ग्राहकों को ऋण देंगे उस पर क्या करेंगे, उस पर भी वो ब्याज को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ब्याज दर महंगा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है वह 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बचत को बढ़ावा देना और वहां उत्पादक गतिविधियों में सहयोग देना। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही हैं। 1975 में 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जो शुरुआत है 1975 से ही की गई थी, 2 अक्टूबर 1975 से। और इसके बारे में जो दोनों कथन दिया गया है वो सही है। सीआरआर में वृद्धि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेगा। तरलता में वृद्धि, बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि, बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सीआरआर में वृद्धि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी। सीआरआर पर भी बैंकों को ऋण उपलब्ध होता है, ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, सॉरी, सीआरआर जो आपकी वो मुद्रा होती है, वो मतलब पूंजी होती है जो बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास जमा रखते हैं। तो मान लीजिए कि अभी बैंक की टोटल जो पूंजी है, टोटल जमा राशि है 10 रुपया है,
इसमें से 1 रुपया बैंक को आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से रखना होता है। अभी बचा कितना इसके पास, 9 रुपया बचा, जिसका प्रयोग यह अब बैंक जो अन्य ग्राहक हैं उनको ऋण देने के लिए करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सीआरआर में वृद्धि हो जाए और यह 1 रुपये से बढ़ करके 2 रुपये हो जाए, तब इसके पास कितना बचेगा, 8 रुपये बचेगा। तो अभी यह उसके बाद यह 8 रुपये का ही तो प्रयोग कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे सीआरआर में वृद्धि होती है तो बैंकों के ऋण देने की जो क्षमता है उसमें कमी आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, मनीला, शंघाई, नई दिल्ली या फिर बीजिंग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। न्यू डेवलपमेंट का जो मुख्यालय है वो आपके शंघाई में है। ठीक है, इसका मुख्यालय शंघाई में है और इसे ब्रिक बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो स्थापना है वो 2014 में की गई थी, 2014 में। ठीक है, और 2014 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो 100 अरब डॉलर की पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिक देशों द्वारा मिलकर के इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रेजिडेक्स इंडेक्स जारी करती है, नीति आयोग, राष्ट्रीय आवास योजना, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आवास योजना द्वारा रेजिडेक्स इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, लो ओटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल, हैरोल्ड टोमर मॉडल, महालनोबिस 2 सेक्टर मॉडल, महालनोबिस 4 सेक्टर मॉडल। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हैरोल्ड टोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना इसका समय 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी तक पहली पंचवर्षीय योजना का समय था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमिलित नहीं है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड। इसमें जो आपको बताना कौन सही नहीं है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का समय 1961 से 66 था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का समय 1961 से 66 यह गलत है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से लेकर के 1979 तक थी। ठीक है, तो यह जो है गलत दिया है। बाजार में श्रम की आपूर्ति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, श्रम बल में जनसंख्या के अनुपात, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्य किए गए कुल घंटों की संख्या पर, जनसंख्या के आकार या उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी पर निर्भर करती है। किसी क्षेत्र में फसलों की स्थानिक व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, फसल प्रतिरूप, भूमि स्थलाकृति, फसल व्यवस्था या फसल संरेखण। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फसल प्रतिरूप। ऑप्शन ए जो है वो सही है। खाद्य उत्पादन ई कॉमर्स के लिए प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है, 100%, 51, 49 या फिर 74। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्य उत्पाद ई कॉमर्स में प्रत्यक्ष मार्ग से जो एफडीआई की अनुमति है वो 100% है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कॉमर्शियल पेपर शब्द हाल ही में आईएल और एफएस संकट के संबंध में समाचारों में बना रहा था। कॉमर्शियल पेपर के बारे में कौन सा कथन सही है, यह एक असुरक्षित मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अनिवासी भारतीयों, एनआरआई और विदेशी संस्थागत निवेशकों को वाणिज्यिक पत्र में निवेश करने की अनुमति नहीं होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही है, 1, 2, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। भारत सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किस वर्ष तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, 20, 22, 24, 25। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नहीं प्राप्त हुआ। 2022 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में दूध उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये डाटा पुराना है, छोड़ दीजिए इसे। G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना तथा सतत वैश्विक आर्थिक विकास प्राप्ति की दिशा में सहयोग करना है। G20 की जो 18वीं बैठक है 2023 नई दिल्ली में होने वाली है। अभी जो हुई थी वो 18वीं बैठक थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1, 2, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है G20 के बारे में सही है। याद रखिएगा यह जो हुआ था अभी G20 18वां था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो है मई 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी।
एनबीएफसी को किस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित किया जाता है? बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, अभी ऊपर जो है इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। एनबीएफसी अधिनियम 1987, कंपनी अधिनियम 1956 या फिर कंपनी अधिनियम 2013? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो है एनबीएफसी काम करती हैं। एनबीएफसी जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी उत्पाद की घरेलू कीमत किसी देश में विश्व कीमत के बराबर होती है? जब उस देश में उत्पाद पर व्यय प्रतिबंधित लगाया जाता है, व्यापार प्रतिबंध लगाया जाता है, जब देश उत्पादन को आयात करने का विकल्प चुनता है, निर्यात करने का नहीं, जब देश उत्पादन को निर्यात करने का विकल्प चुनता है, आयात करने का नहीं, या फिर देश मुक्त व्यापार करने की अनुमति देता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जब देश मुक्त व्यापार करने की अनुमति देता है तब। मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई के गवर्नर इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। मौद्रिक नीति समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत किया गया था। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? आय में वृद्धि, पेट्रोल के दाम में वृद्धि, सीआरआर में वृद्धि या फिर मांग में वृद्धि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोल के दाम में वृद्धि। यह मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का प्रत्यक्ष कारण नहीं है, जबकि आय में वृद्धि, सीआरआर में वृद्धि और मांग में वृद्धि यह जो है मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि के प्रत्यक्ष कारण होते हैं। पेट्रोल के दाम में वृद्धि यह भी मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का अप्रत्यक्ष कारण है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्रत्यक्ष कारण पूछ रहा है, तो बी जो है नहीं होगा। और इसमें जो है आप कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना था, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष कारण नहीं है इसमें, पेट्रोल के दाम में वृद्धि और सीआरआर में वृद्धि दोनों हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, उजाला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? योजना का उद्देश्य दैनिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करना है। योजना ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार 1/3 बाजार मूल्य पर घरों में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प अर्थात 1 और 3 सही है। इस योजना का उद्देश्य दैनिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करना है और इस योजना के तहत सरकार 1/3 बाजार मूल्य पर घरों में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराती है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, उज्ज्वला योजना 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवेदक की आयु जो 18 वर्ष होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। एक ही घर में किसी के पास कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? निगम कर, संपत्ति कर, आय कर या फिर सभी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निगम कर, संपत्ति कर, आय कर, यह तीनों जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका नहीं है? सबसे बड़ा निर्यात प्रदान करना, सबसे बड़ा रोजगार, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना या पूंजी निर्माण में योगदान देना? इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसमें आपको बताना है कि कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे बड़ा निर्यात प्रदान करना या कृषि की भूमिका नहीं है, जबकि सबसे बड़ा रोजगार, उद्योगों को कच्चा माल और पूंजी निर्माण में योगदान, ये तीनों जो है कृषि की भूमिका इसमें होती है, जबकि पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर फसल का उदाहरण है? चावल सरसों, गेहूँ सरसों, चावल गन्ना या फिर से गेहूँ गन्ना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूँ और सरसों, यह दोनों जो है समानांतर फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक वन आकलन रिपोर्ट जारी करता है? यूएनएफओ, विश्व आर्थिक मंच, सीआईटीई या वन अनुसंधान संगठन का अंतर्राष्ट्रीय संघ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएनएफओ, इसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें और चैनल पे बने रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।